बस अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि वो हम में से किसी को मजबूर ना करे। जब इंसान मजबूर हो जाए, तहीदस्त हो, खाली हाथ हो, तो वो सिर्फ़ दूसरों को पाग लगे रहें, मौला खुश रखे कहने के सिवा, और वो जो फेवर दे दें उसे बड़ी मेहरबानी समझ कर ले लेने, और बिल्कुल जो भी वो हमारा नुकसान कर दें उसको खामोशी से सहने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब ने जो अब किया है और जो इसहाक डार साहब ने उनके मुतल्लिक इंकशाफात किए हैं, बिल्कुल उनसे दुख ज़रूर होता है, लेकिन आज से तकरीबन 30 साल पहले मियां नवाज़ शरीफ ने, शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई ने, जो कि उस वक़्त भी दूसरी बार के वज़ीर आज़म थे, जैसे कि आज शहबाज शरीफ साहब दूसरी बार के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। जब उन्होंने ग़ालिबन अमेरिका में उस वक़्त बिल क्लिंटन साहब हुक्मरान हुआ करते थे, जब कारगिल वाला मसला हमने पैदा कर लिया और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया, तो नवाज़ शरीफ साहब जैसे अब मोदी अमेरिका के पास भागा है ना, और उसको जाके मिन्नतें कर रहा था ट्रंप की कि यार अल्लाह का वास्ता है हमारी जंग रुकवा दो, वैसे ही और मोदी ने तो फ़ोन कॉल पर मसला हल करवा लिया। ट्रंप को कहा कि यार फ़ोन करो और पाकिस्तान को और उसे को तुम्हारी मेहरबानी जंग बंद कर दे, और ट्रंप ने पाकिस्तान को फ़ोन करवा दिया और पाकिस्तान ने उसी वक्त जंग बंद करने पर तैयारी ज़ाहिर कर दी। उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद भाग कर अमरीका गए थे और उधर जाके उन्होंने बिल क्लिंटन ग़ालिबन अमरीका के सदर थे उस वक़्त, उनकी मिन्नतें की कि यार बहुत हो गई, जंग बंद करवा दो। और उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने कोई किसी मुआहदे पर सिग्नेचर नहीं किए। ग़ालिबन अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म थे उस वक़्त इंडिया के, उन्होंने किसी जॉइंट डिक्लेरेशन पर दस्तखत नहीं किए थे। उधर जाकर अकेला ऐलान वाशिंगटन साइन हुआ, जिस पर साइन किसके थे? अकेले पाकिस्तान के। दो फरीकों में जंग है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के कोई सिग्नेचर्स मौजूद नहीं थे उस जंगबंदी के मुआहदे पर। उस जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत थे सिर्फ मियां नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और उन्होंने ऐलान वाशिंगटन उसको नाम दिया, और वहाँ जाकर उन्होंने अमरीकी सदर के साथ ग़ालिबन नाश्ते पर मुलाकात की थी, और उसके बाद ये ऐलान फरमा दिया गया वाइट हाउस से कि मुजाहिदो जंग बंद कर दो। ज़ाहिर है अब ये तो नहीं कहना था ना कि पाक फ़ौज जंग बंद कर दो, मुजाहिदो जंग बंद कर दो। अच्छा, अगर हम इस पर गौर करें कि नवाज़ शरीफ बेबस थे, ज़ाहिर है उनके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन वो क्यों बेबस थे आपको इल्म होगा यकीनन, अगर नहीं है तो फिर से हम याद दिला देते हैं कि ये कारगिल प्लान कोई नया प्लान नहीं था। ये पाकिस्तान आर्मी की और उसके जर्नैलों की बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी। ये दरअसल हिंदुस्तान से चीन ने 1962 की जंग में ये इलाका छीन लिया था, ये कारगिल का इलाका, और उसके बाद चीन को ज़ाहिर ये पहाड़ी मुश्किल दुश्वार इलाका था, इजाफी इलाका था, तो चीन के लिए उसका कब्ज़ा मेंटेन रखना मुश्किल था। उसने पाकिस्तान को उस वक़्त ऑफ़र की थी कि अगर तुम चाहो कश्मीर फ़तह करना है तुमने, तो हमारे साथ मिलकर तुम भी इंडिया पर हमला कर दो। एक तरफ से हमने किया, दूसरी तरफ से तुम हमला कर दोगे तो हमारी ज़रा मदद भी हो जाएगी, हमारी फ़ौज पर प्रेशर कम हो जाएगा, इंडिया पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरा तुम्हें कश्मीर आज़ाद कराने का मौका मिल जाएगा। लेकिन पाक चीन दोस्ती जो हिमालय से ऊंची और समुद्रों से गहरी है, उसके अमीन उस वक़्त चूँकि अयूब खान थे, तो उन्होंने नहायत रूखेपन के साथ और नहायत बदतमीज़ी के साथ जवाब दे दिया, साफ जवाब कि नहीं, हम तो नहीं इंडिया पर हमला करते। उल्टा उन्होंने ना सिर्फ ये कि टमकीरी भी ना रखी, उन्होंने बाकायदा अखबारी बयान दे दिया, किसी जगह तकरीर करते हुए कह दिया कि इंडिया को कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो और चीन आपस में लड़ें, हम इंडिया पर हमला नहीं करेंगे। यानी गज़ब खुदा का, एक तो ये कि चीन ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप हमला कर दें और हमला ना किया, और ऊपर से ऐलान भी कर दिया कि हम हमला आप पर नहीं करेंगे। खैर, तो बात ये हो रही थी कि ये कारगिल उस वक़्त चीन ने छीना था इंडिया से, मगर हमने उस वक़्त भी उसका साथ नहीं दिया था, और फिर चीन के लिए ये इजाफी इलाका था, उसके लिए इसकी सिक्योरिटी मेंटेन रखना बड़ी मुश्किल थी, लिहाजा उसने अपनी फ़ौज वहाँ पे ना रखी। छीन लिया था वो इलाका इंडिया से, लेकिन वो वापस चले गए अपनी पुरानी सरहद पर। उन्होंने कोई इजाफी कब्ज़ा ये कारगिल वाले सेक्शन पर नहीं किया। कुछ जो हिस्सा है कश्मीर का वो आज भी चीन के पास है, लेकिन ये कारगिल वाला हिस्सा उन्होंने नहीं लिया। वो सियाचिन ग्लेशियर्स का कुछ हिस्सा है जो चीन के पास है, लेकिन बहरहाल ये कारगिल वाले हिस्से में वो नहीं आए और वो वापस चले गए। और जब इंडिया ने काफ़ी साल देखा कि ये जगह खाली पड़ी है,
तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी वहाँ पे कब्ज़ा कर लेते हैं, उन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया। लेकिन होता ये था कि जब उनकी फ़ौजें जो हैं वो वापस चली जाती थी, बस वहाँ पे कभी पेट्रोलिंग कर लेती थी और वहाँ मुस्तकिल क़याम नहीं करती थी, क्योंकि पहाड़ी बर्फ़ानी इलाका है। अब ये 3 मुल्कों के दरमियान ज़रूर था, लेकिन यहाँ पे किसी के लिए भी कब्ज़ा मेंटेन रखना, अपनी फ़ौज को वहाँ पर 12 महीने रखना बर्फ़बारियों में बड़ा मुश्किल काम है। लिहाजा कोई भी मुल्क इसका कोई कंट्रोल संभालने पर तैयार नहीं था। मुशर्रफ साहब ने से पहले जनरल जहांगीर करामत ने, और उनसे भी पहले अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त है तो जनरल आसिफ नवाज़ ने, दोनों ने जब बीबी शहीद वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी तो उनके सामने ये मंसूबा रखा कि जनाब ये कारगिल का इलाका है, हम इस पर कब्ज़ा कर लेते हैं, फिर इससे सप्लाई लाइन कट जाएगी और नई दिल्ली को वक्त पड़ जाएगा और फिर नीचे से मुजाहिदीन जंग छेड़ देंगे तो यूँ उन्हें कश्मीर आज़ाद कराने का मौका मिल जाएगा वगैरह वगैरह। हमारी फ़ौज बस कारगिल तक जाएगी, आगे नहीं जाएगी, और फिर ज़्यादा काम मुजाहिदीन ही करेंगे। जब वो देखेंगे कि इधर से पाकिस्तान है तो उधर से वो प्रेशर डालेंगे और यूँ जनाब कश्मीर फतह हो जाएगा। बीबी को 2 घंटे की ब्रीफिंग दी। पहली बार गालिबन ये जनरल आसिफ नवाज़ थे या जनरल वहीद काकड़, माफ़ कीजिएगा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन गालिबन जनरल आसिफ नवाज़ ही थे, उनके दौर में ब्रीफिंग दी गई। बीबी ने कहा 2 घंटे की ब्रीफिंग सुनी और उसके बाद कहा नो, और वो वापस आ गई GHQ से। जब जनरल जहांगीर करामत वज़ीर आज़म थे और बीबी शहीद, जनरल जहांगीर करामत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और बीबी शहीद वज़ीर आज़म बनी, तो फिर उन्हें GHQ में मदऊ जब किया गया, जब वो वहाँ गई तो 2-3 घंटे की ब्रीफिंग दी कि यूँ हम कारगिल को फ़तह कर सकते हैं और वगैरह वगैरह, और इंडिया की फ़ौज वहाँ होती नहीं और हम करेंगे यूँ कि गर्मियों में जब उनकी फ़ौज नहीं होगी तो वहाँ भेज देंगे और उन्हें सरप्राइज़ मिलेगा जब सर्दियाँ आएंगी, जब यानी सर्दियों में हम अपनी फ़ौज वहाँ भेज देंगे, जैसे ही बर्फ़बारी ख़त्म होगी तो हम अपनी फ़ौज वहाँ भेज देंगे, और जब इंडिया की फ़ौज वापस आएगी गर्मी शुरू होने पर तो उन्हें सरप्राइज़ मिलेगा कि यहाँ हमारी फ़ौज बैठी है और हमारी फ़ौज ऊपर होगी और हम उन्हें मारेंगे और वगैरह वगैरह, और फिर मुजाहिदीन नीचे से आ जाएंगे और ये वो। बीबी ने 2-3 घंटे की जहांगीर करामत की पूरी ब्रीफिंग सुनी और उसके बाद कहा नो और वापस आ गई। उन्होंने कहा जनरल साहब, बीबी के ये अल्फाज थे, कोट एंड कोट कुछ इस तरह से था कि जनरल साहब आप, मैं मान लेती हूँ कि आप कारगिल पर कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन जो डिप्लोमेटिक प्रेशर आएगा, जो पूरी दुनिया से प्रेशर आएगा, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, इंडिया बड़ा मुल्क है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकूँगी, इसलिए नो। बीबी ये कहकर वापस आ गई। उनकी एक ग्रिप थी, उनकी एक समझबूझ थी, वो एक बड़े पाए की सियासतदान थी, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी थी, उनको समझ थी फॉरेन पॉलिसी की, उन्हें पता था कि पाकिस्तान की बजाय पूरी दुनिया इंडिया के साथ हो जाएगी। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, वो एक बड़ी माशी ताकत है, दुनिया के दीगर मुल्कों को उसकी ज़रूरत है, इसराइल अमेरिका उसके दोस्त हैं, रूस से उस ज़माने में इंडिया के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे और पाकिस्तान के रूस से बहुत ही बुरे ताल्लुकात थे, क्योंकि अभी अभी हमने कोल्ड वार में रूस को हराया था, और जब हमने हरा दिया तो अमेरिका जो हमारा एलाई ऑफ दी एलाइज था वो हमें छोड़कर हरी झंडी दिखाकर चला गया था खित्ते से, और हमारे अब ना अमेरिका से ताल्लुकात थे ना रूस से ताल्लुकात थे, और इंडिया और इसराइल तो हमेशा के हमारे दुश्मन थे, और ये वाली सूरत हाल थी। लिहाजा बीबी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, डिप्लोमेटिकली ये मंसूबा अच्छा नहीं है, चाहे फ़ौजी तौर पर मैं मान भी लेती हूँ कि आपका अच्छा होगा, तो इसलिए नहीं, इस पर अमल नहीं करना। नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। नवाज़ शरीफ साहब आपको पता है ज़रा देसी किस्म के आदमी हैं। सुनते हैं कि नवाज़ शरीफ GHQ गए तो उन्होंने कहा, परवेज़ मुशर्रफ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा कि बस लस्सी का इंतज़ाम करो और पाए और निहारी का इंतज़ाम करो, बाकी वज़ीर आज़म को मैं खुद ही संभाल लूँगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब चालाक, तेज़ तर्रार, मक्कार, यार आदमी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और नवाज़ शरीफ साहब भोले आदमी थे। नवाज़ शरीफ साहब को उन्होंने शीशे में उतार लिया, लस्सी शस्सी का इंतज़ाम किया मुबैना तौर पर GHQ में, और नवाज़ शरीफ साहब ने लस्सी पीकर और ये मंसूबा सुनकर कहा वाह वाह जनरल साहब क्या मंसूबा है, डन, ओके करो, और यूँ परवेज़ मुशर्रफ को इजाज़त दे दी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कारगिल एडवेंचर करने की, और उन्होंने वो कारगिल एडवेंचर किया और वो बुरी तरह पिट गया। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ एक बुज़दिल आदमी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो वज़ीर आज़म के पीछे छुप गए। उन्होंने ये हरकत की तो सही, लेकिन जब वो बैकफायर कर गया, यानी जो बीबी का ख्याल था कि फ़ौज शायद जीत जाएगी, वो भी ना कर सके, मुजाहिदीन की तरफ से कोई उन्हें मदद ना मिली या जो भी मसले हुए, लेकिन बहरहाल वो जो एडवेंचर था जब वो फ्लॉप हो गया तो फिर नवाज़ शरीफ ने फिर हिम्मत की। अब ज़ाहिर है उनके पास कोई कार्ड्स तो थे नहीं, हम ज़मीन पर तो हार चुके थे,
नवाज शरीफ फिर अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने जाके बिल क्लिंटन से बात की और बिल क्लिंटन ने इंडिया से बात की और यूं वो जंग रुक गई और नवाज शरीफ ने अकेले ही ऐलान कर दिया मुजाहिदो जंग बंद कर दो। बैनी अब शहबाज शरीफ साहब ने वही हरकत की है जो आज से 29-30 साल पहले उनके भाई साहब ने की थी। डोनाल्ड ट्रंप को वो 20 नुकाती एजेंडा दे कर आए कि यार ये प्लान है, इसके तहत हमने जंग बंद करवानी है फ़लस्तीन में। 8 मुसलमान मुल्कों ने मिलकर ये प्लान तैयार किया जिसमें ये था कि इसराइल को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। बकौल इसहाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म ने जो आज कौमी असम्बली के इजलास में ख़िताब किया है उसके बकौल कि इसराइल के का मुहासबा किया जाएगा कि उसने जेनोसाइड क्यों किया फ़लस्तीनियों का। इसराइल की फ़ौज के गज़ा से निकलने की टाइमलाइन होगी और ये भी कि गज़ा के लोगों को, फ़लस्तीनियों को कोई गज़ा से बेदखल करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तीनों बातें उस मंसूबे में मौजूद थीं बकौल इसहाक डार साहब के। जो 20 नुकाती मंसूबा मुसलमान मुल्कों ने यानी पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और ये यूएई और उर्दन, इन मिस्र, इन 8 मुल्कों ने जो प्लान दिया था, इसके बिल्कुल उलट नेतन्याहू से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे मंसूबे का ऐलान कर दिया जिसमें ना तो इसराइली फ़ौज के निकलने की टाइमलाइन थी, ना ही गज़ा को कभी फ़लस्तीनियों से खाली ना करवाने की यकीन दहानी थी और ना ही इसराइल के मुहासबे की बात थी। और एक नहायत वन साइडेड किस्म का प्लान था और शहबाज शरीफ साहब ने इसको बग़ैर पढ़े बग़ैर समझे, जैसे नवाज शरीफ ने बग़ैर पढ़े बग़ैर समझे बग़ैर गौर किए लस्सी पीकर परवेज़ मुशर्रफ के कारगिल प्लान को ओके कर दिया था, वैसे ही शहबाज शरीफ ने बग़ैर समझे बग़ैर पढ़े बग़ैर गौर किए डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा प्लान को, गज़ा सीज़ फायर प्लान को ओके कर दिया। और ओके करने के बाद उन्हें पता चला कि ओहो ये तो वो वाले 20 पॉइंट ही नहीं है जो हम दे कर आए थे। हद हो गई, यानी गैर ज़िम्मेदारी की। आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं और इस कदर गैर ज़िम्मेदार, और फिर कहते हैं कि भोला सिर्फ नवाज शरीफ है।